कॉलेज की प्रवेश परीक्षा से ठीक पहले मैं एक बेघर आदमी से टकरा गया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज कांप रही थी। मैं तुम ही हूँ, 20 साल बाद का। मैंने आंखें घुमाई। तुम पागल हो, 20 साल बाद का मैं? क्या बेकार की बातें कर रहे हो? मेरी बात सुनो। उसने मेरा बाह पकड़ लिया, जैसे मैं अभी भाग जाऊंगा। आज से ठीक 7 दिन बाद तुम्हें लियू बो के लिए नकल करते हुए पकड़ा जाएगा और तुम्हारा पूरा परिणाम रद्द हो जाएगा। लियू बो, मेरा बचपन का दोस्त, वह विज्ञान की परीक्षा के दौरान अचानक बेहोश होने का नाटक करेगा और फिर तुमसे अपने जवाब नकल करने के लिए कहेगा। परीक्षा निरीक्षक तुम्हें वहीं रंगे हाथों पकड़ लेगा और तुम दोनों को तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा। यह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुम पागल हो, मैंने झुंझलाकर कहा। लियू बो के नंबर भले ही अच्छे नहीं हैं, लेकिन वह कभी ऐसा नहीं करेगा कि मुझसे नकल करवाए। और वैसे भी मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने भविष्य को दांव पर लगा दूं। मेरी बात सुनकर भी जब उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं उसकी बात मान रहा हूँ, तो उस बेघर आदमी ने अपनी जेब से एक मुड़ातुड़ा प्रवेश पत्र निकाला। और उससे भी ज्यादा अजीब बात, उसके निचले दाएं कोने में स्याही का वही दाग था जो कल ही मुझसे गलती से गिर गया था। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए। मैं सन्न रह गया। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे किसी अदृश्य डर ने उसे जकड़ लिया हो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, याद रखना। लियू बो पर बिल्कुल भरोसा मत करना। उसे खरीद लिया गया है। खरीद लिया गया? किसने और क्यों? क्योंकि तुम्हारा कॉलेज प्रवेश परीक्षा का परिणाम टॉप करने वालों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। कोई है जो यह नहीं देखना चाहता। वह एक पल के लिए रुका, जैसे कुछ बहुत अहम बात कहने वाला हो, और परीक्षा के बाद लॉटरी के नंबर। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई। अचानक वह इंसान मेरी आंखों के सामने से पूरी तरह गायब हो गया। बस मेरे हाथ में वही प्रवेश पत्र रह गया जो यह साबित कर रहा था कि यह सब कोई सपना या भ्रम नहीं था। मैं अभी भी हक्का बक्का खड़ा था कि तभी मेरा फोन बज उठा। अरे ओ पालतू जानवर के मालिक, कहाँ मर गया तू? चलना, सीख कबाब खाने चलते हैं। पहले तो मैं ऐसे बुलावे पर तुरंत हाँ बोल देता था, लेकिन अब नहीं। मुझे पढ़ाई करनी है। फोन के उस पार कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तू आजकल मुझे बार बार मना क्यों कर रहा है? कुछ छुपा रहा है क्या? नहीं, बस मैं अपनी परीक्षा पर ध्यान देना चाहता हूँ। ठीक है, कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। फोन करते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लियू बो की आवाज तो बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन फिर भी मैं ही 20 साल बाद वाला मैं इतनी दूर सिर्फ मुझे चेतावनी देने क्यों आता? अचानक पीछे से किसी की आवाज गूंजी। शाओयुन वापस आ गई। आज पढ़ाई कैसी रही? ठीक ठाक बेटा, हम तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, बस अपनी पूरी कोशिश करना। उनके चेहरे पर एक अजीब सा मिश्रण था, उम्मीद भी और कहीं न कहीं मुझे बोझ महसूस न हो इसका डर भी। उन्हें देखते ही मेरे दिल में कुछ चुभ सा गया। अगर सच में मैं नकल करते हुए पकड़ा गया और परीक्षा से अयोग्य ठहरा दिया गया तो उन्हें कितना गहरा झटका लगेगा। मैं अपनी मेज पर बैठ गया। सामने भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र फैला हुआ था, लेकिन मेरी नजर एक भी शब्द पर टिकी नहीं रही थी। तभी मेरा फोन फिर से कंपन करने लगा। रेन सर, कल ऑफिस में आना, एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? कैसी अच्छी खबर? अरे अभी राज ही रहने दो, कल खुद ही पता चल जाएगा। फोन करते ही मेरी बेचैनी और बढ़ गई। ऐसे नाजुक वक्त में आखिर कैसी अच्छी खबर हो सकती है? तभी चुमुयुना पहुंची। टीचर रेन ने अपने चश्मे को हल्का सा ऊपर सरकाया। जिंग, पिछले 3 सालों में तुम्हारे समग्र अंकों को देखते हुए स्कूल ने फैसला किया है कि तुम्हें त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी के प्रारंभिक प्रवेश साक्षात्कार के लिए अनुशंसित किया जाए। मैं तो हमेशा से त्सिंगहुआ विश्वविद्यालय का सपना देखता था, लेकिन यह मौका इस तरह अचानक मेरे सामने आ जाएगा, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन एक सख्त शर्त है, तुम्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 680 से ऊपर अंक लाने ही होंगे। धन्यवाद टीचर रेन, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बधाई हो टॉपर साहब। तुझे त्सिंगहुआ के शुरुआती प्रवेश के बारे में कैसे पता चला? पूरे बैच में सिर्फ 3 लोगों को ही चुना गया है। अरे ये कोई बहुत बड़ा राज नहीं है, लेकिन दबाव तो जबरदस्त होगा। अगर तू असफल हो गया तो? नहीं चुमुयुन, हम इतने सालों से भाई जैसे हैं। अगर तुझे कोई भी मुश्किल हो तो मुझे जरूर बताना। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। आखिर कौन था जो मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था? उस दोपहर की मॉक परीक्षा में मैंने जानबूझकर लियू बो से सबसे दूर वाली सीट चुनी। परीक्षा आधी ही हुई थी कि अचानक लियू बो ने हाथ उठा दिया। टीचर, मेरा पेट दर्द कर रहा है, थोड़ा सहन करो, अभी 10 मिनट बाकी हैं। ओह नहीं, अब तो सच में नहीं सहा जा रहा। शायद दोपहर में कुछ खराब खा लिया। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, उसने जानबूझकर मेरी मेज से टक्कर मारी और एक कागज का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। मैंने ठंडी निगाहों से उसे देखा, लेकिन हिला तक नहीं। लियू बो एक पल के लिए साफ तौर पर चौंक गया। वह झट से नीचे झुका,
कागज उठाया और जल्दी जल्दी कक्षा से बाहर निकल गया। परीक्षा खत्म होने के बाद उसने मुझे गलियारे में रोक लिया। कौन सा कागज, कौन सा कागज? वह बनावटी हंसी हंस पड़ा। कुछ नहीं। अरे हाँ, यांगसी और बाकी लोग आज रात कराओके जाने वाले हैं। यह आखिरी बात यांगसी के बारे में थी, हमारी कक्षा की कला और साहित्य प्रतिनिधि, और वही लड़की जिस पर मैं पिछले 2 सालों से चुपचाप दिल हार बैठा था। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रहा। चुमुयुन, तू आजकल बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। पहले तो ऐसे जमावड़ों के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित तू ही रहता था, है ना? और यांगसी ने खास तौर पर मुझे कहा है कि मैं तुम्हें जरूर बुलाऊं। मैं थोड़ा डगमगाया, दिल तो किया कि चला जाऊं, लेकिन फिर भी मैंने मना कर दिया। उस रात मैं अकेला ही कक्षा में बैठा अभ्यास प्रश्न हल कर रहा था। तभी मेरा फोन चमका। यांगसी का संदेश था, तुम सच में नहीं आ रहे? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद आज के बाद कहने का मौका न मिले। मैं काफी देर तक स्क्रीन को घूरता रहा, सोचता रहा कि आखिर वह क्या कहना चाहती है। मैं अभी इस उलझन में ही था कि जवाब दूं या वापस जाकर मिल लूं। तभी अचानक कक्षा की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई बाहर आई। तुमने अच्छा किया, लियू बो की चाल से बच गए, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? लियू बो मुझे ही क्यों निशाना बना रहा है? वह खुद तुम्हें निशाना नहीं बना रहा, तुम्हें तो बस मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या मतलब? लियू बो के पिता ने सूदखोरों से पैसे उधार लिए थे। उन्होंने एक शर्त रखी, अगर लियू बो किसी तरह तुम्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा में असफल करवा दे तो उनका सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। क्या? उस सूदखोर का बेटा भी इस साल परीक्षा दे रहा है और उसके अंक हमेशा तुमसे कम रहे हैं। अगर वह तुम्हें रास्ते से हटा दे तो टॉप करने वाला उसका बेटा बन जाएगा। मेरा गला सूख गया। यह सब किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन हर एक बात सच साबित हो रही थी। तो मुझे क्या करना चाहिए? सावधान रहो, उसे कोई भी मौका मत दो। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। सुनो, मैं तुम्हें कुछ और जरूरी बातें बता देता हूँ। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दिन लियू बो के अलावा भी एक और व्यक्ति होगा। वह बोलते बोलते जैसे और भी कमजोर पड़ने लगा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, चेन बो पर कड़ी नजर रखना, उसने पैसे ले लिए हैं। वह जानबूझकर लियू बो के लिए मौके बनाएगा। मैंने घबराकर पूछा, और लियू बो? लियू बो? वह नाटक नहीं कर रहा होगा, उसे सच में चक्कर आएंगे। क्या मतलब? उन्होंने उसके नाश्ते में ही कुछ मिलाया होगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये तो हद हो गई, इतना गिर सकते हैं लोग? वह हल्की कड़वी हंसी हंसा। जब पैसे की बात आती है तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तब मैं बहुत ज्यादा नरम दिल था। जैसे ही वह गिरा, मैं घबरा गया और सीधे उनके जाल में फंस गया। वह एक पल के लिए रुका, फिर धीमी लेकिन गंभीर आवाज में बोला, एक आखिरी बात और सुन लो। आज रात यांगसी तुम्हारे साथ मिलने वाली है। उसके पास सच में कुछ बहुत जरूरी बात है कहने के लिए। मेरी सांसें जैसे थम सी गईं। अगर तुम आज नहीं गए तो जिंदगी भर पछताओगे। वह विदेश जा रही है और आज की रात ही उसने तय की है कि वह तुमसे अपने दिल की बात कहेगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कसक थी, जैसे बीते सालों का सारा अफसोस उनमें भरा हो। मुझे ये बात समझने में पूरे 17 साल लग गए। इतना कहकर वह एक बार फिर मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया, जैसे समय ही रुक गया हो। फिर मैंने धीरे से अपने फोन की स्क्रीन की ओर देखा और जैसे ही समय पर नजर पड़ी, मेरा दिल एकदम से उछल गया। लिटिल सी मुझसे अपने दिल की बात कहने वाली है। जवानी सिर्फ एक बार आती है और कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तुम केटीवी में नहीं थे क्या? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मैं कल अमेरिका जा रही हूँ। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कहीं तुम्हारी पढ़ाई पर असर न पड़ जाए। चुमुयुन, उसकी आवाज हल्की सी कांपी, लेकिन आंखों में हिम्मत साफ झलक रही थी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाई स्कूल के पहले साल से ही जब भी मैं तुम्हें बास्केटबॉल खेलते हुए या सवाल हल करते हुए देखती हूँ, वह हल्का सा मुस्कुराई, जैसे खुद पर ही हंस रही हो, तो मेरे मन में बस यही आता है कि ये इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। यांगसी, मैं भी तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ। मैंने हल्की सी सांस ली, जैसे दिल का बोझ उतर रहा हो, लेकिन साथ ही एक कसक भी थी। माफ करना, ये बात मुझे अब कहनी पड़ रही है। शायद इससे तुम्हें और परेशानी ही होगी। वह धीरे से मुस्कुराई। नहीं, धन्यवाद जो तुमने मुझे सच बताया। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, परीक्षा के बाद मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आऊंगा। वह तुरंत सिर हिलाकर मना कर गई। जरूरत नहीं, मुझे डर है कि मैं सच में तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर उसने हल्की लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अच्छे से पढ़ाई करना और त्सिंगहुआ विश्वविद्यालय में जरूर दाखिला लेना। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक दिन मैं अमेरिका आकर तुम्हें ढूंढूंगा। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी साफ दिख रही थी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उस रात
जैसे वक्त भी धीमा पड़ गया था। मैं घर लौट आया, फोन उठाया तो देखा लियू बो के कई संदेश पड़े थे। भाई कहाँ है तू? केटीवी तो खत्म हो गया, कल बात करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आमने सामने ही साफ की जा सकती हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आज के बाद भाई जैसा कोई रिश्ता नहीं रहा था। चुमुयुन, चल कहीं बैठकर बात करते हैं। कुछ बात करने जैसा नहीं है, सब कुछ कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बारे में है। वह कुछ पल चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, मैं शायद कुछ ऐसा कर दूं जिसके लिए मुझे पछताना पड़े। मैंने उसे घूरते हुए पूछा, क्या करने वाला है तू? उसने सिर झुका लिया, जैसे शर्म और मजबूरी दोनों उसे अंदर से तोड़ रहे हों। मेरे पापा पर कर्ज है। उन्होंने कहा है अगर तुम कॉलेज प्रवेश परीक्षा में असफल हो जाओ तो सारा कर्ज माफ कर देंगे। मेरी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। तो तू क्या करने वाला है? मुझे नहीं पता। उसकी आवाज टूट रही थी। चुमुयुन, मैं सच में तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता। वह रुक गया, फिर धीरे से बोला, लेकिन तुम्हारे नाम पर 3 लाख युआन का खेल चल रहा है। लियू बो, क्या तूने कभी सोचा है अगर मैं नकल के कारण अपना रिजल्ट खो दूं तो मेरे साथ क्या होगा? मेरी आवाज अब ठंडी थी, लेकिन हर शब्द में दर्द साफ झलक रहा था। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, मैंने तुझे अपना भाई माना था, लेकिन अगर तूने मेरा भविष्य बर्बाद किया तो आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लियू बो चुप हो गया, जैसे उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही न हो। दूसरे दिन, चुमुयुन, सुना है तुम हाल ही में बहुत दबाव में हो। टीचर रेन ने नरम लेकिन गंभीर लहजे में कहा, अपने मन को संभालो। अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे जरूर बात करना। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। तभी उन्होंने एक और बात कही, कॉलेज प्रवेश परीक्षा के निरीक्षकों की ड्यूटी भी तय हो चुकी है। मैंने तुरंत पूछा, क्या सब कुछ लगभग तय हो गया है? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैंने सहज बनने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर हलचल मची हुई थी। सुना है इस बार परीक्षा कक्ष 12 की निगरानी चेन बो सर करेंगे। वही कक्ष जहाँ ली कॉन्ग था, सही है? हाँ, सुना तो यही है। अरे, मैं तो चाहता था कि वही निगरानी करें। वैसे भी वो आमतौर पर अच्छे शिक्षक माने जाते हैं। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन दिल के अंदर बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि परीक्षा कक्ष 12 तो वही था जहां मुझे बैठाया गया था। तो क्या जो कुछ भी 20 साल बाद वाले मैंने कहा था वह सब सच था? मतलब चेन बो सर भी मेरे खिलाफ ही खेल में शामिल हैं? मेरे मन में शक की परतें और गहरी होती जा रही थी। चुमुयुन, टीचर रेन की आवाज ने मेरे विचारों की धारा तोड़ दी। अब बस आखिरी कुछ दिन बचे हैं। उन्होंने स्नेह से कहा, अगर भौतिक विज्ञान में कोई भी सवाल हो तो बेहिचक मुझसे पूछ लेना। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, और सबसे जरूरी बात, शांत रहो। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने उसकी ओर ठंडी नजर से देखा। ये नाटक किसके लिए कर रहे हो? अब तक मैं उनकी पूरी चाल समझ चुका था। जैसे ही ली कॉन्ग ने परीक्षा शुरू करवाई, लियू बो अचानक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरा कक्ष एक पल के लिए अफरा-तफरी में डूब गया। उसी मौके का फायदा उठाते हुए चेन बो आगे बढ़ा और उसने चालाकी से ऐसा माहौल बना दिया कि लियू बो मेरे पास आ सके, जैसे किसी को सीढ़ी दे दी हो ऊपर चढ़ने के लिए। और फिर उसी बहाने मुझ पर नकल का ठप्पा लगा दिया जाता। योजना सच में बहुत चालाक थी। हर कदम सोच समझकर रखा गया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं इस पूरे खेल की चालें पहले ही समझ चुका था। उनके पत्तों की गड्डी मैं पहले ही देख चुका था। उस रात शाओयुन अभी भी पढ़ाई कर रहा है। घर से माँ की आवाज आई, ज्यादा देर तक मत जागना, सेहत भी जरूरी है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारी नींद पूरी हो। माँ, अगर कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान कुछ हो गया तो? माँ ने चौंक कर मेरी ओर देखा। कैसी बात? जैसे अगर मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया जाए कि मैंने नकल की है। माँ हल्के से मुस्कुराई, जैसे मेरी बात उन्हें बिल्कुल बचकानी लगी हो। पगले बच्चे, कैसी बातें सोच रहा है? उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ को सबसे अच्छी तरह पता है कि तू कैसा है। पूरी दुनिया अगर तुझ पर विश्वास न करे तब भी माँ को तुझ पर पूरा भरोसा है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं मम्मी पापा की उम्मीदों को कभी नहीं भूलूंगा। उस पल मेरे अंदर एक अजीब सी दृढ़ता आ गई। मैं स्कूल को भी निराश नहीं कर सकता था। इसलिए अगले दिन की अंतिम मॉक परीक्षा के लिए मैंने अपनी सीट पर खास ध्यान दिया। और जैसा मैंने सोचा था, लियू बो और मैं आगे पीछे ही बैठे थे। क्या ये सिर्फ एक संयोग था? मैंने इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। परीक्षा शुरू होने से पहले लियू बो पीछे मुड़ा और मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, घबराहट, झिझक और शायद अपराध बोध भी, लेकिन मैं ठीक समझ नहीं पा रहा था। परीक्षा आधी ही हुई थी कि अचानक उसने हाथ उठा दिया। टीचर, मुझे अपना पेन बदलना है। इतना कहते ही उसने जानबूझकर पेन नीचे गिरा दिया और वह लुढ़कता हुआ सीधे मेरे पैरों के पास आ गया। मैंने उस तरफ देखा तक नहीं, सीधे अपने पैर से उसे जोर से दूर लात मार दी। पेन दूर जाकर रुक गया।
जैसे उसकी पूरी योजना वहीं रुक गई हो। लियू बो का चेहरा एकदम बदल गया। वह जल्दी से नीचे झुका, पेन उठाया और बिना कुछ बोले तेजी से अपनी सीट पर वापस चला गया। परीक्षा के बाद वह फिर से मुझे ढूंढने आया। टोंग मुयू, मैं सच में बस दफा हो जा, मैंने बिना उसकी तरफ देखे ही कह दिया। उसके बाकी शब्द उसके गले में ही अटक गए। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले स्कूल ने हमें दोहराई के लिए कुछ दिन की छुट्टी दी। घर की खाने की मेज पर आज ऐसा खाना सजा था जैसे दिवाली की दावत हो। मेरे माता पिता मेरे सामने बैठे थे, हाथ में चॉपस्टिक लिए, लेकिन काफी देर तक किसी ने खाना शुरू नहीं किया, बस मुझे देख रहे थे। कल पापा तुम्हें खुद छोड़ने जाएंगे, जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। नहीं, माँ ने तुरंत कहा, इतना बड़ा दिन है, माँ को तो आना ही पड़ेगा। मैं जानता था कि उन्हें मना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बस चुपचाप सिर हिला दिया। रात के 9 बजे मैं बिस्तर पर लेटा था, करवटें बदलता हुआ, कभी आंखें बंद करता, कभी खोल देता, लेकिन नींद तो जैसे मुझसे रूठ गई थी। तभी मेरा फोन चमक उठा। चुमुयुन, कल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। मैंने कुछ शब्द टाइप किए। पहले मैं तुम्हारा इंतजार करता था, फिर फोन को उल्टा करके तकिए पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए और यांग सी के लिए। कल की यह लड़ाई मुझे हर हाल में जीतनी है, साफ सुथरे तरीके से, बिना किसी दाग के और पूरे आत्मविश्वास के साथ। तुम बहुत बदल गए हो, तुम भी बदल गए हो, उसने धीमी आवाज में कहा। अतीत अब बदल चुका है और भविष्य भी अपने आप बदल जाएगा। वह कुछ पल रुका, फिर उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। लेकिन कल की परीक्षा के लिए तुम्हें अब भी पूरी तरह सतर्क रहना होगा। मुझे पता है। नहीं, तुम्हें सब कुछ पता नहीं है। उसकी आवाज अचानक भारी और डरावनी हो गई, जैसे किसी गहरे अंधेरे से निकल रही हो। उनके पास अभी एक और चाल बाकी है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। लियू बो का बेहोश होना बस पहला कदम था, असल बम तो अभी फूटना बाकी है। मेरी सांसें तेज हो गई। चेन बो, उस अफरातफरी के दौरान तुम्हारी डेस्क की जेब में एक फोन चुपके से डाल देगा। उस फोन में पहले से ही ली कॉन्ग के सारे जवाब सेव होंगे। वह कड़वी हंसी हंसा। योजना काफी जहरीली है ना? भले ही तुम लियू बो को नजरअंदाज कर दो, फिर भी वह तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल सकता है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बहुत आसान है, उसने ठंडे और साफ लहजे में कहा। जैसे ही तुम परीक्षा कक्ष में प्रवेश करो, सबसे पहला काम अपनी मेज को ऊपर से नीचे, अंदर बाहर पूरी तरह से चेक करना। अगर कुछ भी संदिग्ध मिले, तुरंत हाथ उठाकर रिपोर्ट करना। मैंने गहरी सांस ली। और कुछ? उसने एक सील किया हुआ फाइल बैग मेरी तरफ बढ़ाया। इसमें उस असली गुनहगार के सबूत हैं, जो पर्दे के पीछे बैठा है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद इसे सीधे पुलिस स्टेशन में जमा कर देना। मैं हैरान रह गया। तुम्हें ये सब कैसे मिला? वह हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में सालों का दर्द छिपा था। 17 साल, इतने समय में इंसान बहुत सी गंदी सच्चाइयाँ खोज निकालता है। वह जाने ही वाला था कि अचानक रुक गया। वैसे विज्ञान के आखिरी बड़े सवाल में सी चुनना। मैं चौंक गया। क्या? लेकिन बस यही उम्मीद है। इतना कहकर वह एक बार फिर गायब हो गया। सुबह 6 बजे अलार्म बजते ही मेरी आंख खुल गई। माँ पहले ही नाश्ता लगा चुकी थी। मैं चुपचाप बैठा, हर कौर को ध्यान से खाने लगा। आज का नाश्ता किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए था। पापा मुझे गाड़ी से परीक्षा केंद्र तक छोड़ने गए। भीड़ के बीच मेरी नजर तुरंत लियू बो पर पड़ी। उसने भी मुझे देख लिया। उसके पैर जैसे हिले, जैसे वह मेरे पास आकर कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वह वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। ठीक सुबह 8 बजे परीक्षा केंद्र के दरवाजे खुल गए। मैंने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अपनी सीट का नंबर ढूंढने के बाद मैं तुरंत नहीं बैठा। मैं झुक गया और मेज के हर कोने को टटोलने लगा। टेबल के पायों से लेकर कुर्सी के ड्रॉअर और अंदर की हर छोटी जगह तक। अरे स्टूडेंट, ये क्या कर रहे हो? सर, बस डेस्क चेक कर रहा हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अचानक मेरी उंगलियां एक चीज से टकराईं। सर, यहाँ मेरी मेज के ड्रॉअर की दरार में एक मोबाइल फोन फंसा हुआ है। मैंने उसे बाहर निकाल कर दिखाया। ये मेरा नहीं है, शायद पिछले एग्जाम में किसी छात्र का छूट गया होगा। टीचर का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ये क्या मामला है? फोन खोला गया और अंदर भरे थे पूरा के पूरा परीक्षा के जवाब। शांत रहो, ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे इसे तुरंत परीक्षा प्रशासन को रिपोर्ट करना होगा। वॉकी टॉकी पर आवाज गूंजी। रिपोर्ट। चौथी पंक्ति। तीसरे नंबर के छात्र की डेस्क के नीचे एक मोबाइल फोन मिला है। रिसीवर, निगरानी कैमरे की जांच करो। कुछ सेकंड बाद जवाब आया। सीसीटीवी में गड़बड़ी लग रही है, फुटेज काम नहीं कर रहा। इस छात्र को मुख्य परीक्षा कक्ष में शिफ्ट करो। ठीक है, यह परीक्षा कक्ष अस्थायी रूप से स्थगित किया जाता है। सभी छात्रों को बैकअप परीक्षा कक्ष में भेजा जाए। नई व्यवस्था, नया कक्ष, नया निरीक्षक, नई सीटें, सब कुछ बदल चुका था। लियू बो को कक्षा के बिल्कुल दूसरे छोर पर बैठाया गया, मुझसे बहुत दूर।
मैंने दूर से उसकी ओर देखा। उसका सिर झुका हुआ था और वह हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि एक बार भी मेरी ओर आंख उठाकर देख सके। जब चीनी भाषा का प्रश्न पत्र बांटा गया, निबंध का विषय सिर्फ 2 शब्दों का था, चयन, जिंदगी। दरअसल हमारे किए गए चुनावों का ही जोड़ होती है। कुछ फैसले छोटे लगते हैं, लेकिन वही पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। उस दिन घर लौटने पर किसी ने बताया, सुना है तुम्हारे परीक्षा कक्ष में कोई छोटी सी घटना हुई थी, लेकिन परीक्षा पर असर नहीं पड़ा। मैंने बस हल्का सा सिर हिला दिया, विस्तार से कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि वे लोग और चिंता करें। दोपहर का गणित का पेपर बिना किसी परेशानी के निकल गया। चू मुयुन, सुबह की घटना के बारे में सुना है, उम्मीद है उसका तुम पर असर नहीं पड़ा होगा? टीचर रेन ने चिंता से पूछा। नहीं टीचर रेन, सब ठीक है। उसी शाम खबरों में भी वही मामला चल रहा था। सुबह की नकल की कोशिश की रिपोर्ट। मेरा फोन फिर चमका। लियू बो का संदेश था, मुझे माफ कर दो। मैंने जवाब नहीं दिया। सिर्फ माफी मांग लेने से अगर सब ठीक हो जाता तो फिर पुलिस की जरूरत ही क्या थी। अगले दिन ली कॉन्ग ने परीक्षा शुरू करवाई। सभी निरीक्षक नए थे, कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं था। करीब 1 घंटे बाद अचानक लियू बो अपनी सीट से खड़ा हो गया। टीचर, वह अचानक खड़ा हो गया। मैं अपनी सीट पर बैठा रहा, ठंडी निगाहों से सब कुछ देखता हुआ। मुझे अच्छी तरह पता था कि क्या होने वाला है। अगर यह वही पुराना परीक्षा कक्ष होता और चेन बो अभी भी मंच पर खड़ा होता, तो इस अफरातफरी का फायदा उठाकर वह मेरी डेस्क में छेड़छाड़ कर चुका होता। लेकिन मैं पहले ही उनकी पूरी शतरंज की बिसात उलट चुका था। अचानक मुझे अपने भविष्य वाले शब्द याद आए। मैंने आखिरी बड़े सवाल की ओर नजर डाली। सच में उत्तर सी ही था। हालांकि मैं खुद भी उसे निकाल सकता था, लेकिन जब कोई पहले ही सही रास्ता दिखा दे तो नुकसान क्या है? कैसा गया पेपर? ठीक ठाक। अरे, उस आखिरी फिजिक्स वाले सवाल में तुम लोगों ने क्या चुना? बी। और तू? मैंने सी चुना। क्या सच में? तभी किसी ने कहा, सुना है लियू बो को अस्पताल ले जाया गया है। क्या हुआ? शायद फूड पॉइजनिंग। ये तो बहुत बुरा हुआ। उसने तो चीनी का पेपर भी पूरा नहीं दिया। मैंने चुपचाप अपना चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और पूरी शांति के साथ अपने सारे पेपर खत्म किए। वह सील बंद लिफाफा मैंने पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया। जो करना था वह सब हो चुका था। बाकी सब अब कानून के हाथ में था। कुछ ही दिनों बाद खबरों में एक बड़ा मामला सामने आया। वही आदमी जो अपने बेटे को टॉप कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, अब गिरफ्तारी सूची में था। फिर कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। आखिरकार वह दिन आ ही गया। बेटा, तू तो कमाल कर गया। अब तो मैं चैन की नींद सो पाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर उनकी बधाइयां स्वीकार की, लेकिन मेरा मन कहीं और ही था। समुद्र के उस पार मेरा चयन सिंघुआ विश्वविद्यालय में हो गया। सच में ये तो बहुत शानदार है। मेरा इंतजार करना। 4 साल बाद मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं अपना सामान बांध रहा था कि तभी फोन फिर से कंपन करने लगा। चू मुयुन, सिंघुआ विश्वविद्यालय में चयन होने पर बधाई। मैं 1 साल और दोहराई कर रहा हूँ। अगले साल फिर से कोशिश करूंगा। शायद इस जिंदगी में तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं फिर भी कुछ पल के लिए मेरी उंगलियां रुक गईं। मैं बस माफी मांगना चाहता था और तुम्हारा धन्यवाद भी करना चाहता था। तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। मैंने स्क्रीन को कुछ सेकंड तक देखा, फिर बिना कुछ जवाब दिए उसका संपर्क हमेशा के लिए मिटा दिया और फिर मैं निकल पड़ा सिंघुआ विश्वविद्यालय की ओर। 18 साल की उम्र, आसमान ही सीमा होता है और मेरी जिंदगी अभी अभी शुरू हुई थी। विश्वविद्यालय का जीवन मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा भरा पूरा निकला। रासायनिक रेशा, केमिकल फाइबर के पाठ्यक्रम का बोझ सच में काफी था, लेकिन मुझे यह सब अच्छा लगता था। हर दिन एक नई चुनौती, एक नया उत्साह। आज का दिन कैसा रहा? तुम कैसे हो? सब ठीक है ना? तुम्हारी याद आ रही है? चू मुयुन, मेरे पास तुम्हें एक अच्छी खबर बतानी है। मैं अमेरिका आ रही हूँ। सच में? तुम यहाँ आ रही हो? सच में? अगले सितंबर मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूँगी। तुम्हारा शुरुआती फैसला बिल्कुल सही था, समय भी सही था और इंसान भी। तुम हमारा गर्व हो। आखिरकार मैंने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी को चुना। जब मैं 30 साल का हुआ, कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो गई। एक शुरुआती कर्मचारी होने के नाते मैंने अपने हिस्से के शेयरों के बदले में अच्छी खासी रकम हासिल की। 2 साल बाद जब वह मुनाफा वास्तव में हाथ में आया, हमारी बेटी का जन्म हुआ और हम आखिरकार एक साथ रहने लगे। अब कोई दूरी नहीं रही थी। मैं उस वक्त क्या सोच रहा था? बस यही, हम कितने किस्मत वाले हैं। हाँ, सच में। 7 साल बाद मैं एक संस्थापक के रूप में एक निवेश समझौते के हस्ताक्षर समारोह में बैठा था। निवेशकों के प्रतिनिधियों के बीच एक चेहरा अचानक जाना पहचाना लगा। लियू बो, काफी समय हो गया, मिले नहीं। हाँ, बहुत समय हो गया। सफलता पाने के बाद
जब भी मैं अपनी होशियार और प्यारी बेटी को देखता, कभी कभी उस रात की याद आ जाती जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। अगर कभी वह भी अपनी जिंदगी के किसी दोराहे पर खड़ी हो तो मैं उसे बस इतना कहूँगा, वही रास्ता चुनो जो तुम्हें सही लगे और फिर बिना पीछे देखे उस पर चल पड़ो। किसी और को अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग पकड़ने मत देना, क्योंकि जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसमें कोई रिवर्स गियर नहीं होता। एक दिन हमें एक बिना नाम का पत्र मिला। मैंने उसे खोला, वह लियू बो का था। चुमुयुन, 22 साल बीत चुके हैं। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई है तुम्हें यह पत्र लिखने की। यह पत्र तुम्हारी माफी मांगने के लिए नहीं है, बस कुछ बातें हैं जो बहुत समय से मेरे दिल पर बोझ बनी हुई है। उस साल कॉलेज प्रवेश परीक्षा के समय मैंने लगभग तुम्हारी और अपनी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इन सालों में मैं अक्सर सोचता रहा हूँ, अगर उस वक्त मैंने उस गंदे पैसे की जगह हमारी दोस्ती को चुना होता तो क्या होता। शायद हम आज भी सबसे अच्छे दोस्त होते। शायद मैं भी किसी ठीक ठाक विश्वविद्यालय में दाखिला ले पाता। शायद हमारी जिंदगियां बिल्कुल अलग दिशा में चली जाती। लेकिन शायद जो रास्ता मैंने चुना वही मेरी किस्मत था और उसके परिणाम मुझे खुद ही भुगतने होंगे। इन सालों में मैंने बहुत मेहनत की है, किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए कि मैं लियू बो असफल नहीं हूँ। तुम्हारी कंपनी में जो पैसा मैंने लगाया है वह मुनाफे के लिए नहीं है, मैं बस शिक्षा के लिए कुछ योगदान देना चाहता हूँ। अगर उस समय हमारे पास थोड़े भी बेहतर शैक्षिक संसाधन होते तो शायद मेरे पिता को उस रास्ते पर मजबूर नहीं होना पड़ता। चुमुयुन, धन्यवाद उस समय मुझे बर्बाद न करने के लिए और इन सालों में मेरे लिए एक रास्ता दिखाने वाली रोशनी बनने के लिए। एक पुराना दोस्त। पत्र पढ़ने के बाद मैं बहुत देर तक चुप बैठा रहा, जैसे इतने सालों का बोझ एक साथ उतर रहा हो। कुछ पल सोचने के बाद मैंने फोन उठाया और लियू बो को एक संदेश भेजा, बस 2 शब्द, लेकिन मैं जानता था 30 साल से बंधी हुई वह गांठ आखिरकार खुल चुकी थी। जन्मदिन मुबारक हो पापा। धन्यवाद मेरी प्यारी बेटी। आपका बचपन का सपना क्या था? एक अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लेना। क्या आपने वह सपना पूरा कर लिया? हाँ, कर लिया। मेरा सपना भी वही है, सिंघहुआ विश्वविद्यालय में जाना और आप जितनी अच्छी बनना। मैं हल्के से मुस्कुराया। पापा को पूरा यकीन है तुम जरूर कर पाओगी। समय पंख लगाकर उड़ गया और देखते ही देखते मेरी बेटी अब 12वीं कक्षा में पहुंच गई थी। उसके अंक हमेशा स्थिर और शानदार रहे, पूरे बैच में सबसे ऊपर। लेकिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा से ठीक 1 महीना पहले वह अचानक मेरे पास आई। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। पापा, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ? अगर मेरा पेपर खराब हो गया तो? अगर मैं आपके जितने अंक नहीं ला पाई तो? मैंने उसकी आंखों में देखा वही डर जो कभी मेरी आंखों में भी था। बेटा, क्या तुम जानती हो जब मैंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी थी तब मेरे साथ क्या हुआ था? मैंने उसे पहली बार पूरी कहानी सुनाई। हाँ, समय यात्रा वाली बात छोड़कर। वह ध्यान से सुनती रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। पापा, मैं आपको कुछ बताऊं? असली जीत का राज ये नहीं है कि हमें डर नहीं लगता, बल्कि ये है कि डर लगने के बावजूद भी हम आगे बढ़ते रहते हैं। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर मुस्कुराया। चिंता मत करो, आखिर तुम मेरी ही बेटी हो। पास खड़ी उसकी माँ बोली। मुझे तो बिल्कुल चिंता नहीं है, मैंने धीरे से कहा। मुझे भी नहीं, बस कभी कभी लगता है समय बहुत तेजी से निकल रहा है। हाँ, देखते ही देखते 20 साल से ज्यादा गुजर गए। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपको कभी पछतावा हुआ? मैंने बिना सोचे जवाब दिया। मेरी जिंदगी में जिस बात का मुझे सबसे कम पछतावा है वह वही रात है जब मैं दौड़कर तुम्हारे पास आया था और वो बातें कही थीं। मम्मी पापा, मुझे लगता है मेरा पेपर काफी अच्छा गया है। हाँ, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जिंदगी में जो सबसे जरूरी होता है वह अक्सर वे बड़े बड़े लक्ष्य नहीं होते जिनकी हम बातें करते रहते हैं, बल्कि वे पल होते हैं जिन्हें हम अपने करीबियों के साथ यूं ही गुजार देते हैं। 3 दिन बाद कॉलेज प्रवेश परीक्षा खत्म हो गई। 1 महीने बाद परिणाम घोषित हुए। 688 अंक, पूरे शहर में शीर्ष 20 में स्थान। यह मेरे समय की रैंकिंग जितना नहीं था, लेकिन फिर भी एक शानदार उपलब्धि थी। पापा, माफ करना, मैं आपको पीछे नहीं छोड़ पाई। मैं हंस पड़ा। अरे पगली, तुम तो मुझसे आगे निकल चुकी हो, क्योंकि तुमने ये सब अपने दम पर हासिल किया है। तुम्हें किसी ने कोई खास सहारा नहीं दिया। वह थोड़ी हैरान होकर बोली। पापा, आपकी बातें आज थोड़ी अजीब लग रही हैं। मैं मुस्कुराया। असल बात ये थी, उस वक्त मैंने उस मौके को थाम लिया था और अपनी राह खुद बनाई थी। अब अगली पीढ़ी की बारी थी अपनी कहानी लिखने की।
50 साल की उम्र में मैंने एक फैसला लिया। 50 साल की उम्र में मैंने अपने कंपनी के सारे शेयर बेच दिए और एक शिक्षा संस्था की स्थापना की। अचानक यह फैसला क्यों लिया? क्योंकि मैं जानता था एक मौका किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस संस्था का पहला प्रोजेक्ट था मेरे अपने जिले में एक पुस्तकालय बनवाना। उद्घाटन के दिन मैंने खास तौर पर लियू बो को आमंत्रित किया। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ आया। धन्यवाद कि तुमने मुझे अब भी बुलाया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। 30 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में हार मान ली थी। नाव इसलिए नहीं डूबी कि मैं मेहनती नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने शॉर्टकट लेने की कोशिश की थी। मैंने सामने खड़े बच्चों की ओर देखते हुए कहा, आज इस पुस्तकालय को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, बच्चों को यह सिखाना कि ज्ञान तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन शॉर्टकट और गलत सोच अंत में सिर्फ तुम्हें ही नुकसान पहुंचाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट देर तक गूंजती रही। मैंने देखा लियू बो की आंखें लाल हो चुकी थी। इन सालों में कैसे रहे तुम? बस ठीक ठाक, मैंने शांत स्वर में कहा। वह कुछ झिझका, फिर बोला, चू मुयुन, एक बात हमेशा से पूछना चाहता था। तुम्हें उस समय कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बारे में पहले से कैसे पता चल गया था? मैं हल्का सा हंस पड़ा। अंदाजा, बस अंदाजा था। दिल ने कहा था सावधान रहो। लियू बो ने गहरी सांस ली। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं फिर से तुम्हारा भाई बनना चाहूंगा। मैंने बिना देर किए कहा, अगले जन्म की क्या जरूरत है, हम अभी भी बन सकते हैं। वह एक पल के लिए चौंका, फिर उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उस हाथ मिलाने में 30 साल की सारी दूरियां एक ही पल में खत्म हो गई। बहुत समय हो गया, हाँ बहुत समय हो गया। तुम अब काफी अच्छा कर रहे हो। ये मेरी किस्मत नहीं। मैं मुस्कुराया। ये तुम्हारा अपना चुनाव है। मैंने तो बस तुम्हें एक चेतावनी दी थी, एक ऐसी चेतावनी जिसने मेरी खुद की जिंदगी भी बदल दी। यही तो जिंदगी है, एक फैसला और एक मोड़ पूरा रास्ता बदल देता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह फिर से वहाँ खड़ा था, मेरा 20 साल बाद वाला रूप। तो तुम फिर से आ गए? इस बार क्या याद दिलाने आए हो? वह हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, इस बार मैं अलविदा कहने आया हूँ। अलविदा? अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुमने एक शानदार जिंदगी जी है और तुमने हर फैसला सही लिया है। मेरी आंखें नम हो गईं। धन्यवाद। वह सिर हिलाकर बोला, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि तुम अब इतना अच्छा कर रहे हो। 18 साल की उम्र में तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की। मैंने घबराकर कहा, रुको, अगर मुझे फिर से सब कुछ करने का मौका मिले, अगर मुझे फिर से सब कुछ करने का मौका मिले, तो क्या तुम मुझे ये सब बताना छोड़ दोगे? वह हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, क्योंकि तुम्हें खुश देखना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तब मुझे समझ आया, सबसे बड़ी किस्मत ये नहीं होती कि हमें भविष्य पहले से दिख जाए, बल्कि ये होती है कि हमारे अंदर वर्तमान को बदलने की हिम्मत हो। घर नहीं चल रहे? पीछे से आवाज आई, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देर रात का खाना साथ में खाएंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। पुस्तकालय से बाहर निकला। आसमान तारों से भरा हुआ था। मैं अब 50 साल का हो चुका था, लेकिन फिर भी मुझे कल से उम्मीद थी, क्योंकि सबसे सही समय हमेशा यही होता है, अभी।